जी हाँ दोस्तों, आखिर दिल्ली आते ही नीतीश से हो गई वो कौन सी गलती जिसने डुबो दी नीतीश की बची खुची साख। अधर में लटक रहा क्या निशांत का राजनीतिक करियर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, वो नीतीश कुमार जिसने किसी वक्त सिर्फ मोदी नाम सुन करके एनडीए से नाता तोड़ लिया था, वो नीतीश कुमार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे जुड़े हुए लोग और संघ की बुनियाद पर अपनी विचारधारा को अलग से भारतीय जनता पार्टी के सामने रख करके बीजेपी को दबाकर साथ में रहने की कोशिश की थी और दबाकर थे भी। मगर नीतीश का ऐसा अंत किसने कल्पना की थी? लेकिन नीतीश ने बिहार छोड़कर दिल्ली आने के बाद में ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसे हर कोई उन पर नाराज होने, गुस्सा करने या फिर उनको उनकी इज्जत का एहसास कराने के बावजूद उनसे हमदर्दी सा करने लगा। विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के हमदर्दों के लिए उर्दू का एक शेर बहुत सूट कर रहा है। मुझे याद आ रहा है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़या जाता रहा। दोस्तों, मोटे तौर पर इस शेर का मतलब है कि बड़े अफसोस की बात है कि काफिले की सारी धन दौलत लुट गई, लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि काफिले के लोगों के दिल से अपनी बर्बादी का एहसास भी खत्म हो गया। काफिले के सिपह सालार या फिर उन सभी लोगों को इस बात का एहसास ही खत्म हो गया कि कुछ हुआ उनके साथ। अब दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेने वाले और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के विरोधी रहे नीतीश कुमार की बातों से ऐसा लग रहा जैसे वो किसी और दुनिया में खो गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि उन्होंने कैसे अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी। इसलिए उनके प्रशंसक और विरोधी दोनों उनकी आलोचना करने से ज्यादा उनसे हमदर्दी जता रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा एक वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका विरोध बड़े स्तर पर था क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा थे वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। मगर जब 2014 के बाद का एरा आया, उस एरा में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में जो कुछ हुआ, एक वक्त में लोग आडवाणी का विरोध करते थे, उनसे टकराते थे, लेकिन वही विरोध करने वाले लोग, टकराने वाले लोग लाल कृष्ण आडवाणी को दया का पात्र समझने लगे, उन पर दया दिखाने लगे कि साहब उनके साथ गलत हुआ। दोस्तों, अभी मैंने जो शेर पढ़ा उस शेर को याद करके और उसको याद करने की जो फौरी वजह है वो ये कि जिस समय नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस व्यक्ति को राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की घोषणा की, जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग उनसे खुश नहीं थे। 2016 में जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की तो जेडीयू उसके खिलाफ थी, लेकिन हरिवंश ने इसके समर्थन में लेख लिखा। इसके अलावा कई नीतिगत मामले ऐसे रहे जिसमें हरिवंश बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पूर्व संपादक, 2 बार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले हरिवंश को मनोनीत सदस्य के रूप में नामित करने की घोषणा की। हरिवंश के बारे में यह माना जाता है कि बतौर संपादक उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे छापे, उनके हर अच्छे बुरे काम का समर्थन किया और इसके बदले नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना करके एक तरीके से उनको नवाजा कुछ चीजें। और दोस्तों, नीतीश कुमार ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। इस बीच हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति भी बने और उन्होंने नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक समर्थक के रूप में काम किया। आप देखते हैं, आपने देखा है। कहा यह जाता है कि ये बात नीतीश कुमार को नागवार लगी और इसीलिए उनकी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया था, जो उनका तीसरा कार्यकाल हो सकता था। अब दोस्तों, हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हुआ। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने वाले थे और उसी दिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में हरिवंश के नाम की अधिसूचना जारी कर दी गई। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर
नीतीश कुमार को जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर फर्श से अर्श तक लाया गया, जिस तरीके से जो कुछ उनके साथ किया गया, और उसके बाद में नीतीश जो नहीं चाहते थे वो करके उनके साथ बीजेपी ने क्या किया, क्या दर्शाने की कोशिश की। हरिवंश को तो नीतीश ने नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में हरिवंश के नाम की अधिसूचना जारी करवा दी। मतलब नीतीश खुश हो नाराज हो, बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यह माना जाता है कि हरिवंश ने भारतीय जनता पार्टी के मुश्किल समय में इस तरीके की मदद की है जो विपक्ष को बिल्कुल नापसंद थे। पहले जदयू की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उनकी पार्टी में किसी को लगातार 3 बार राज्यसभा भेजने की परिपाटी नहीं रही है, लेकिन यह तर्क इसलिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि उनकी ही पार्टी के रामनाथ ठाकुर को तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य बनाया जा चुका है, और उसे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की नागवारी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, और ये मैं तब से कह रहा हूं जब इस विधानसभा के चुनावी तारीख आने के बाद में जिस अंदाज में, जिस तरीके से जो स्थितियां थीं, उससे स्थिति साफ हो गई थी कि नीतीश कुमार तब तक ही हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की जरूरत है, और फिर उनके साथ में बीजेपी कभी यह नहीं चाहेगी कि कोई जनता में ऐसा मैसेज जाए जिसके हवाले से यह हो कि नीतीश के साथ बीजेपी ने गलत किया। इसलिए उन तमाम चीज़ों को सहेज कर खूबसूरत लिबास में, खूबसूरत लिफाफे में डाल करके चीज़ों को बेहतरीन तरीके से परोसने की कोशिश। लेकिन हरिवंश वाला मुद्दा तो सीधे सीधे नीतीश के मुंह पर डंडा लेकर खड़े होने जैसी बात है। अब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भरने के लिए मशहूर है कि वो चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन नीतीश की राज्यसभा सदस्यता की शपथ और हरिवंश को नामित करने की घोषणा केवल संयोग हो सकता है क्या? यानी कि एक तरफ आपने एक कलेक्टर को उठा करके एक सिपाही का पद दे दिया, ऐसे ही है ना भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा का सदस्य बनना, जैसे कोई सी जिले का कोई डीएम हो अचानक आकर के कांस्टेबल या होमगार्ड बन जाए, ऐसे ही है। क्या मतलब है राज्यसभा की उस सीट का जिस पर नीतीश गए? खैर, तो एक तरफ ये आपने किया और दूसरी तरफ जिस हरिवंश को नीतीश लाना ही नहीं चाहते थे तीसरी बार, उस हरिवंश को आपने नीतीश के सामने लाकर खड़ा करके राज्यसभा में बिठा दिया। सोचिए, हर दिन नीतीश को संसद में हरिवंश को देखना होगा। ठीक है, एक वक्त में नीतीश के बहुत प्रिय थे, उसके लिए हरिवंश ने बहुत कुछ किया भी था। अब वो नैतिकता के आधार पर सही था गलत था, अलग बहस। हरिवंश नारायण सिंह पूरा नाम है, उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज से आते हैं। हालांकि बिहार में पत्रकार उससे भी ज्यादा नीतीश कुमार के प्रशंसक के रूप में मशहूर रहे। वैसे तो खुद को जातिवाद के खिलाफ बताते हैं, लेकिन यह भी इत्तफाक ही है कि राजपूत समुदाय से आने वाले ही प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वो मीडिया सलाहकार भी रहे, हरिवंश। और दिलचस्प बात यह है कि जब जदयू ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया तो बिहार में चर्चा होने लगी कि राज्य के से राजपूत जाति का कोई सदस्य राज्यसभा में नहीं होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस शिकायत को दूर कर राजपूत समुदाय को खुश करने की भी एक कोशिश की, यानी कि एक तीर से कई निशाना। अब दोस्तों, इस सिलसिले में और चर्चा से पहले जिस अंदाज में, जिस तरीके से आप ये भी जानिए कि नीतीश कुमार कैसे अपनी सेहत से जूझ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं मानी जाती है कि साहब नीतीश ठीक है, लेकिन आपने जितना देखते हैं उनको पब्लिक डोमेन में, उससे आपका अपना अंदाजा है। 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद नीतीश जिस तरीके का व्यवहार किया वो भी चर्चा का विषय बना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपका नमन प्रणाम सबको। बाहर निकलने पर मीडिया कर्मियों से किन्हीं की तरफ इशारा करते हुए बोले, 3 गो हैं आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं? अरे पहले तो यही हम न थे। दोस्तों, ये मामला केवल हरिवंश के राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई बातों का एक सिलसिला है जिसमें ये भी हुआ। उदाहरण के लिए ये समझा जा रहा, नीतीश का कॉन्फिडेंशियल हो उसे तो बिहार का मुख्यमंत्री कतई नहीं बनाया जाएगा। सम्राट नीतीश के काफी खास हैं। अब किस्मत कुछ और या क्या कुछ गणित नए तौर पर कब कौन पाला बदल ले, यही हरिवंश खास हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। अब साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से 10 अप्रैल को बीजेपी कोर कमेटी की होने वाली बैठक टली,
उसे यही लगता है कि उनके नाम पर नीतीश कुमार की मोहर को बीजेपी ने माना नहीं है। नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पर आज आने वाली एक बात यह भी रही कि वो अपने बारे में खुद कम बोलते हैं और उन्हें चुप कराकर उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बात करते हैं। कई मौकों पर आपने देखा, एक दिन पहले भी देखा, माइक हटा दिया मीडिया के। दिल्ली में पहुंचे नीतीश कुमार, जब पत्रकारों ने बिहार के अगले सीएम के बारे में पूछना चाहा, संजय झा ने बोलने से ही रोक दिया। पत्रकारों से कहा कि चलिए चलिए। अब से कुछ साल पहले नीतीश कुमार के सामने संजय झा इस तरीके की बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनकी राजनीतिक हैसियत ही नहीं थी। ध्यान रखने की बात यह कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड में आए थे और अब भी वो बीजेपी की विचारधारा और नेताओं के करीबी माने जाते हैं। अब दोस्तों, वैसे मामला केवल नीतीश कुमार की सेहत से नहीं जुड़ा है, बल्कि उनके राजनीतिक प्रभाव में इसका ज्यादा बड़ा रोल रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान की मौत के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान ने जिस तरह अपने उम्मीदवार खड़े कर जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, उस वक्त से नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा धूल धूसरित होनी शुरू हुई और ये माना गया कि चिराग पासवान को तब भारतीय जनता पार्टी का वरदहस्त प्राप्त था। नतीजा क्या हुआ? 43 सीटों पर नीतीश सिमट गए थे और राजनीतिक विचारधारा के सामने हथियार डालते चले गए नीतीश। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के अनुसार अपने कदम उठा रहे हैं, डर डर करके, और उसी में खुश हैं जो बीजेपी की खुशी है। कई सारे लोग दिल्ली में तो यह कहने लगे कि बीजेपी अभी निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बनाने वाली है और इस बात पर नीतीश को लगभग 50% तैयार भी कर लिया है। तो दोस्तों, अब नीतीश पर तरस खाया जाए या फिर नीतीश को जेडीयू का अडवाणी कहा जाए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय लिखें।